और अब कुछ बात कर लेते हैं बॉर्न बेबीज़ की, नौज़ायदा बच्चों की। पाकिस्तान में हामला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों की अमवात में जिस तरीके से इजाफ़ा हो रहा है, इस हवाले से बरतानवी जरीदे में अब ये ख़बर भी शाया हुई, इसको मेंशन भी किया गया कि जो गर्मी है उसकी वजह से नौज़ायदा बच्चे और जो माएँ हैं उनकी जानों को ख़तरा है और 45 लाख के करीब जो है वो इस तरह से जाने जा चुकी हैं। इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ भी हो सकते हैं, किसी को मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, किसी का कोई और भी इशू हो सकता है, लेकिन उसका एक फैक्टर ये गर्मी भी है। तो इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ डॉक्टर आयशा मुश्ताक मौजूद हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आयशा? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आयशा, जिस तरीके से ऑलरेडी इससे पहले कई ऐसे सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माँ और ये जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो है, हम अब ख़बर भी सुनते हैं और लोग देखते भी हैं कि वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो इसकी रीज़न क्या होती है और गर्मी इसका कितना बड़ा की फैक्टर है? बिल्कुल सबा, देखें, सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगी कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है। ठीक है, ऑब्वियसली जो गर्मी है और जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, उसका इम्पेक्ट एक आम इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो प्रेगनेंसी तो इट्सेल्फ एक जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जिसको हम कहते हैं, जिसमें हाँ, क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम हो जाती है, जी जी। उस पर डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट पड़ता है। और उससे जो उसका इम्पेक्ट है वो एक मदर के होते होते उसके बेबी के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि जो एक बेबी होता है वो अपनी पूरी न्यूट्रिशन, अपनी पूरी खुराक जो एक माँ से ही ले रहा होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के अंदर उसके इम्पेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली उसकी कॉम्प्लिकेशंस उसके बेबी के ऊपर भी पड़ेंगी। और ये जो अभी रिपोर्ट भी आपने मुझे बताई है कि बरतानवी जरीदे ने ये जो रिपोर्ट शाये की थी, एग्जैक्टली इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इम्पेक्ट जो वो बॉडी पे पड़ता है। क्योंकि देखें, रिसर्च के मुताबिक हर 1 डिग्री सेल्सियस जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा होता है या एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, जी। तो उससे कॉम्प्लिकेशंस इतनी होती हैं कि या तो जो है वो प्री मेच्योर बेबीज़ पैदा हो जाते हैं जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, ओके। या फिर जो बच्चे में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या खुदा न खास्ता जो है वो कबल अज़ वक्त अमवात हो जाती हैं, या लाइफ के बाद उनकी जो न्यूनेटल डेथ जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस जब इजाफी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ जो प्री मेच्योरिटी के रिस्क होते हैं वो 4% तक हो जाते हैं। राइट। लेकिन अगर जैसे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, जहाँ बहुत शदीद गर्मी होती है, या इस तरह के और भी बहुत सारे मुल्क हैं जैसे चीन है या हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है ना, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या हीट वेव होती है, हाँ। जहाँ टेम्परेचर अराउंड 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है, हाँ। तो वहाँ पर यही 4% जो है वो बढ़कर इवन 26% तक भी चला जाता है। सही। तो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये होती है कि एक तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक। पानी की शदीद कमी की वजह से जो खुराक है, जो खून का दौरानिया है, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता मदर को। जो उसका यूट्रस है उसके अंदर प्लेसेंटा होती है बेसिकली, जिसे आंवल नाल कहा जाता है, जिससे बच्चा अपनी खुराक लेता है। ठीक है ना, उस तक उसकी खुराक सही नहीं पहुंचती, खून का दौरानिया सही नहीं पहुंच पाता, तो इसकी वजह से बच्चा या तो वक्त से पहले पैदा हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि या तो माँ का ब्लड प्रेशर जो बिल्कुल कम रहना शुरू हो जाएगा, उसे कमज़ोरी होगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, या अगर आंवल नाल कमज़ोर हो गई है, उसको खून सही नहीं पहुँच पाता, तो माँ में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इवन बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया, जिसमें मदर का ब्लड प्रेशर इतना शूट कर जाता है कि उसमें जो है वो झटके भी पड़ सकते हैं। खुदा ये सारे सिम्टम्स, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, ये गर्मी की वजह से, ये गर्मी की वजह से है, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ना वो बॉडी के ऊपर आ रही होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि मौसमियाती तब्दीली जो है उसका बहुत इफेक्ट होता है, और जब इस तरह के जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, स्पेशली जिन बच्चों की पैदाइश गर्मी में हुई होती है, तो उनके लिए क्या मसाइल होते हैं, तो इस पर आज हम डिस्कशन करें। और अब बच्चे की सेहत बड़ी ज़रूरी है और इस हवाले से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आयशा हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा, कहना चाहिए ना कि फ़र्स्ट वीक जब से किसी खातून को ये पता चलता है कि भाई अब वो प्रेग्नेंट है या वो अब प्रेगनेंसी की तरफ जा रही है, तो उसको क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ें उसको, कौन से विटामिन्स, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सबा, देखें, सबसे पहले तो जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जब किसी की लेडी को पता चलता है, तो
तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी अच्छी जगह पे बुकिंग करा ले, किसी टर्शरी केयर सेंटर में बेहतर है कि वो अपनी बुकिंग करा ले, ठीक है। सही। वहाँ पर उनके जो वर्कअप होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को कहीं खून की कमी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई हेपेटाइटिस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सही। और अल्ट्रासाउंड करके हम बेबी का स्टेटस भी देखते हैं। इसके अलावा जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जब वो फॉलिक एसिड पे डाल देते हैं। सही। व्हेन वी पुट ऑन फॉलिक एसिड तो उसके बाद जो है वो बेबी की ग्रोथ भी बेहतर होती है और वो काफ़ी बीमारियों से बच जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच जाता है और बीमारियां उसको नहीं होती हैं। और जो मल्टी वाइटामिन्स होते हैं वो हम यूजुअली 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर एंड बेबी एज वेल, जो हम पोस्ट नेटली भी कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट्स को हम जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि एक तो अपने रेगुलर चेकअप्स वो कराती रहे बिल्कुल, और अपना बॉडी हाइड्रेशन जो है ना वो बहुत अच्छा रखे, क्योंकि जैसे हमने आज बात की है कि एनवायरमेंटल चेंजेस और टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बॉडी में जो है वो मिनरल्स हमारे होते हैं, नमकियात होते हैं, वो ड्रेन आउट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मदर के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है और बेबी के ऊपर भी पड़ता है। तो एक तो अपना वो हाइड्रेशन स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा रखे, अगर एक्सेसिव गर्मियाँ हैं अपने पास वाटर बॉटल रखे, ORS का इंटेक अपना अच्छा बढ़ा दे, और बिल्कुल जैसे डॉक्टर सुंबल ने कहा कि एक्सेसिव जो है ना वो वर्कआउट उसको नहीं करना चाहिए। अगर उसकी बॉडी कह रही है कि हाँ मैं अब थक गई हूँ या मुझे और काम नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल वो अपना ख्याल रखे, अपने आप को उस चीज़ से बचाए, और कोशिश करें कि गर्मियों में या शदीद धूप में दोपहर में बाहर कम से कम निकलें, अपने आप को ठंडी और हवादार जगहों पे रखें, ठीक है, और अपने रेगुलर चेकअप्स वो ज़रूर कराती रहें। सही। अच्छा डॉक्टर, ऐसे प्री मेच्योर बेबीज़ के हवाले से बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, ये बताएं कि इसकी रीज़न क्या होती है कि प्री मेच्योर बेबीज़ पैदा होते हैं, क्या लैक होती है, क्या ऐसे SOP होती है, या क्या ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि ख़वातीन फॉलो नहीं करती? देखिए, एक तो हमारे माशरे में कि वाकई एक लेट बुकिंग जो है ना सबसे मेन इसका रीज़न है कि ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस लेट बुकिंग से मुराद ये कि वो लेट जाती हैं बहुत लेट आ रही ये होती बताने हैं के लिए कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं, इलाज कराने के लिए बिल्कुल, ट्रीटमेंट या में जो तो है वो वो देर कर देते हैं। बिल्कुल, या वो टर्शरी केयर सेंटर में बहुत ज़्यादा लेट पहुंच रही होती हैं, ठीक है, शुरू से अपने चेकअप्स नहीं करा रहे होते हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं होता है, एनीमिया होता है, उनमें खून की कमी होती है, या फिर उनकी आंवलनाल जो वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बच्चे कबल अज़ वक्त के प्री मेच्योर पैदा हो जाते हैं। और वो प्री मेच्योर जो है ना, या तो वो वक्त से पहले उसको कॉन्ट्रैक्शंस पेशेंट को आना शुरू हो जाती हैं, प्री मेच्योर बेबीज़ जब पैदा हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट पेशेंट के ऊपर, उसके बेबी के ऊपर पड़ेगा, बच्चा जो है वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है कि उसके अंदर इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। सही। अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, और बच्चों को बाज़ औक़ात तो फिट्स और सीजर्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और एक एक्स्ट्रा जो है आपको पता है कि मुआशी जो है वो बजट भी जो है एक फैमिली के ऊपर भी बढ़ जाता है, मदर भी डिप्रेस्ड हो जाती है इन चीज़ों से। सही। डिप्रेशन कितना ज़्यादा काउंट करता है किसी खातून की प्रेगनेंसी पे? स्ट्रेस कितना ज़्यादा काउंट करता है, कितना ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है अगर हम इसको करने के लिए जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि अगर एक मदर डिप्रेस्ड होगी तो ऑब्वियसली वो अपने आप को नहीं देख पाएगी, अपने बच्चे को नहीं देख पाएगी, अपने घर को नहीं देख पाएगी, और उसकी वजह से उसका घर भी डिस्टर्ब होगा, एक सोसाइटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। सही। ठीक है ना, तो उसके लिए बेहतर है कि मदर को डिप्रेशन में ना जाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप उसकी केयर करें, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, उसकी प्रॉपर केयर हो, एंटीनेटल केयर प्रॉपर होनी चाहिए। जब वो डिलीवर कर जाती है तो उसके बाद उसकी पोस्ट नेटल केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही। अच्छा, डॉक्टर सुंबल हमारे साथ है। डॉक्टर सुंबल, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ट केयर क्या है बॉर्न बेबीज़ की, और किस तरह से माएँ जो है वो ट्रीट कर सकती हैं, घर वाले जो हैं वो जस्ट बॉर्न को टेकअप कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं? जो न्यू बॉर्न बेबी होता है डेलिकेट होता है फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में उसको डॉक्टर भी फ्रीक्वेंटली देखना चाहेंगे, जॉन्डिस के एलिमेंट होता है, बर्थ वेट जो है वो उसका इंक्रीज़ हो, उसके लिए देखना चाहेंगे। केयर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जिसको बना दिया जाता है एक्चुअली, लेकिन केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हाइजीन मेंटेनेंस। सही। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग देखते हैं, ये मैसेज देना चाहूँगी कि गर्मी हो या सर्दी, रेगुलर बाथ इज़ मस्ट फॉर न्यूनेट्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग
शावर नहीं कराते न्यूनेट्स को। सही। हाइजीन मेंटेन करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सही। आप अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करें, जो अवलनाथ उस पर अटैच होती है, दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लेफ्ट विद द न्यूनेट। उसके बाद आप उसको डेली बात कराएं। एक्स्ट्रा ऑयलिंग बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज बेबी की स्किन इमेच्योर होती है, उसको फिर एक्नी डेवलप हो जाती है, जिससे एरिथेमा न्यूनिटेरियम कहते हैं हम लोग। वो एक्स्ट्रा हैवी ऑयल्स, कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल से हो जाती है। तो मसाज करना और वो मसाज करें, लेकिन बेबी ऑयल जो अवेलेबल है घर के टोटकों के अकॉर्डिंगली उनको थोड़ा सा अवॉइड करें फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और सेकेंडली जो एक हमारे यहाँ प्री लैक्टियल फीड्स का कंसेप्ट है, वो घुट्टी से ना करें। होता है कि यस एग्जैक्टली, बिकॉज इतना ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट अगर आप किसी न्यूनेट को देते हैं, हनी वगैरह, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ टेटनस एंड डायरिया, सेप्सिस इन न्यूनेट। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। सही। अल्टीमेटली हमारे माशरे में डॉक्टर्स खुद एक वक्त आता है कि कुछ चीज़ों को अलाउ कर देते हैं, जैसे ग्राइप वाटर है या हनी है, बट फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के लिए थोड़ा सा रिफ्रेन करने को कहते हैं। सही। एक एलिमेंट ये भी होता है कि हर बच्चा जॉन्डिस डेवलप करता है, तो उसका जॉन्डिस किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है, एलिवेट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो जॉन्डिस जो है अराउंड 10 to 15 डेज में सेटल डाउन हो जाए ऑटोमेटिकली, हमें किसी और इंटरवेंशन की तरफ ना जाना। सो इट्स वेरी इजी। आप अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करें, आप बच्चे को 1.5 आवरली 2 आवरली फीड दें। मदर मिल्क अगर बहुत अच्छा है तो मदर फीड दीजिए, अगर नहीं है तो आप टॉप फीड के साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं। लिटरली आप बच्चे को स्टार्व नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसे प्रोवाइड करें। अल्टीमेटली मदर जो है वो 1 मंथ के अंदर इतना मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है कि बच्चे की बॉडी रिक्वायरमेंट्स को वो मीट अप कर सके। और फिर आप वैक्सीनेशंस कराइए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है वो है WHO की गाइडलाइंस। आई वांटेड टू रिवाइज इट हियर दैट WHO की गाइडलाइंस है कि हमारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके न्यूबॉर्न्स को विटामिन डी सप्लीमेंट्स एंड मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स देने चाहिए, आयरन एंड विटामिन डी, जो एक कंसेप्ट है लोग नहीं देते, एंड दैट इज़ द रीज़न उनका जो न्यूनेट है वो 6 मंथ्स तक तो करता है अपने हिसाब से अपनी हेल्थ ग्रो, लेकिन 6 मंथ्स के बाद अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं दैट द पेशेंट स्टार्ट्स टू फॉल बैक इन वेट। द रीजन बीइंग दैट द न्यूनेट इज आयरन डेफिशिएंट। वो यही होता है कि उसकी मदर, जो हमारी जितनी मदर्स हैं, दे आर ऑल विटामिन डी एंड आयरन डेफिशिएंट। बिल्कुल। एंड सब ये आयरन कम है, सबके पास विटामिन डी के एंड स्ट्रेटेजिकली कम है, ये नहीं कि थोड़े बहुत कम है, मतलब विटामिन डी है बट ठीक ठाक कम है। तो उसमें भी वो भी विटामिन डी का सप्लीमेंट और ये सब तभी लेंगी जब तक वो प्रेग्नेंट है। अगर आप उनको जितना भी समझा दें कि आपको प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद 2 साल तक ये लेने हैं, आपको अपने रिजर्व्स को रिकवर करना है, दे विल नेवर डू दैट, दे डोंट डू दैट। वो 2 महीने में भी नहीं लेती, वो छोड़ देती हैं। तो हमारी मदर्स को हमें एजुकेट करने की बड़ी मदर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आपने अपनी जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं उसको रेगुलरली लेना है। इससे बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, लेथार्जिक होने से बच सकते हैं, सर दर्द से बच सकते हैं, चिड़चिड़ेपन से बच सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर विटामिन की तमाम तर चीज़ें पूरी होंगी और आपके तमाम तर जो बॉडी नीड्स हैं वो आपकी सफिशेंट होंगी, तो डेफिनेटली आपका मूड भी अच्छा रहेगा और काम भी आप ज़्यादा कर सकेंगे। और वो जो बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं ना भाई अब हमसे तो काम नहीं होता, बिल्कुल उसकी रीज़न ये है कि हाँ वो दे फील लेथार्जिक ना, मतलब अगर आप डाउन, यानी कुछ आप देखें कुछ ख़वातीन का ये हाल होता है सुंबुल कि वो मतलब यंग भी हैं तो भी वो लेथार्जिक हैं, Exactly. वो दे आर टू मच इन टीन्स तो भी वो लेथार्जिक हैं, दे आर एज्ड तो भी वो लेथार्जिक हैं। मतलब कुछ होते हैं डिफरेंट लोगों से डिफरेंट जगहों पर मिल रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि भाई ये क्या मसला है, मतलब एक यंग है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीन्स है, वो भी लेथार्जिक हो रही है। तो ये इश्यूज ये होते हैं कि समटाइम्स बॉडी में आपकी आयरन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, और कुछ लोग जो है वो दिमाग से ही अपने आप को सोच लेते हैं कि छोड़ो काम का। और आयरन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी ग्रोइंग एज बच्चों में और हमारी फीमेल्स में भी, कि अगर आप आयरन डिफिशिएंट हैं, आप लिटरली आपको मूड स्विंग्स इतने होंगे, आप इतना लेथार्जिक फील करेंगे कि, और एक अलग सा चीज़ है कि अगर बच्चा भी पेले और माँ भी पेले, कहेंगे गोरे हैं, नहीं, दे आर पेल एक्चुअली, गेट देम टेस्टेड, वो पेल येलो हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सो बीइंग पैलर इज pathological, you have to get it treated. And so it is one of the main reason of prematurity as well. अगर iron deficient होगी तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाती है, पेशेंट जल्दी जो प्रीमेच्योर लेबर में चली जाती है। सही, इसीलिए एनीमिया करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना मदर्स को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मदर्स एजुकेट होंगी
तो वो डेफिनेटली फिर अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को आगे चल के जो है वो ग्रो अप कर सकती है। वरना यूजुअली यही देखा जाता है कि बच्चे में जो है वो डेफिशिएंसी कंप्लेन आ रही होती है, और फिर जो वालदा हैं, जो मदर हैं, वो भी साथ में आ रही होती है कि जी मुझे भी ये कंप्लेंट्स है। ऐसी बहुत सारी जो है वो हिस्ट्रीज़ हैं जिसमें हमने यही देखा है कि ओवरऑल फिर क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसी बड़ी डेफिशिएंसी बनते बनते मदर को कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो किसी माजूरी की तरफ चले जाते हैं, या वो ये कह रहे होते हैं कि जी हमारा जो है हाथ काम नहीं कर रहा, या हमारे जो है वो बॉडी पेन है, या हमें जो है वो कांस्टेंट माइग्रेन है, या हमें कंस्टिपेशन है। तो ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना फिर वो बन जाती हैं। तो इसमें केयर करना बड़ा ज़रूरी है, और ये केयर आप खुराक के थ्रू कर सकते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल के थ्रू कर सकते हैं। रेगुलर जाएँ, चेकअप्स कराएँ। आप मतलब आपको ये देखना है कि आपको किस डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, किस डॉक्टर से मिलना है। तो यूजुअली यही होता है ना कि अगर आपको एक कोई डॉक्टर समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर से भी मशवरा ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग डॉक्टर के ही नहीं जाते ना, मसला सारा ये है। वो घर में इतने सारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं कि वो इतने मशवरे होते हैं कि लोग कहते हैं चलें छोड़े जी, ये सारे मशवरे जो है वो काम आ जाएंगे, बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट करा लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संबुल, आप लोग हमारे शो पर आए। तो जनाब आज का जो ये हमारा टॉपिक है कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके साथ में डिस्कस करना है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।